मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज कुछ छोटे टॉपिक रहने वाले हैं, कुछ बड़े टॉपिक हैं। जैसे एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे हाउस होल्ड डेट के बारे में। यानी कि इंडिया के जो हाउस होल्ड हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट है इस समय। तो इस डेट का क्या इम्पैक्ट होता है, जो सेविंग की जाती है हाउस होल्ड में उसका क्या स्टेटस है, और सेविंग का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था और ये आरबीआई की रिपोर्ट के बेसिस पे है, तो काफी क्रेडिबल आर्टिकल है और अपने मेंस के आंसर वगैरह में हम लोग डेफिनेटली इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक नया फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, हेल्थ वाले सेक्टर से थोड़ा हम लोग जानेंगे किस तरह का फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं जिससे डायबिटीज के चांसेस कम होते हैं, कौन से फूड से डायबिटीज के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी ये रिसेंट रिसर्च स्टडी करके इसको पता चला है। सोलर एक्लिप्स के बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि कल सोलर एक्लिप्स था, अमेरिका वगैरह में फुल सोलर एक्लिप्स देखा गया था। सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। कितने टाइप का होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा यूपी में जो मदरसाज को लेके इशू चल रहा है, जो हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले टॉपिक किया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा देखेंगे। क्या वो पूरा मामला है। उसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टेम्परेचर राइज, क्लाइमेट चेंज, इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, उसके बारे में बात करेंगे आज के हम लोग एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम पे भी आप एनालिसिस देखते हो मुझे पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स एनालिसिस देख रहे हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज दिस: हाउस होल्ड्स डेट सर्ज टू अ न्यू हाई बाय दिसंबर 2023। बेसिकली बात यह है कि इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो हमारी जीडीपी का 40% तक कवर कर चुका है। 40% हमारी जीडीपी का वो डेट है। ये कब का डेटा है? दिसंबर 2024। और जो सेविंग लेवल है वो 47 ईयर के सबसे लोवेस्ट लेवल पे जा चुकी है। दैट इज ओनली 5% ऑफ द जीडीपी। अब जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि साहब आपके यहाँ पे तो खर्चा ही बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्जा बहुत चढ़ गया हाउस होल्ड के ऊपर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार तो सीधी बात अपने ही डिफेंड करेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि देखिए, हम भी मानते हैं कि डेट बढ़ा हुआ है, हम भी मानते हैं सेविंग कम है, लेकिन इसका रीजन आप ढूंढिए, क्यों डेट इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पे ना दो रीजन हो सकते हैं, मतलब एक काउंटर रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि लोगों की इनकम कम हो गई है, सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। इनकम कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और साथ के साथ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इनकी वजह से उनको डेट लेके खर्चा चलाना पड़ रहा है घर का। और ये सिर्फ इन्फ्लेशन, में फूड इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, कॉलेज की फीस 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यहां तक फीस गया हुआ है। हर सेक्टर में इन्फ्लेशन है, इनकम कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और अनसर्टेनिटी है। दूसरा रीजन, जो काउंटर रीजन है, जो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का कहना है, अरे यार दिक्कत क्या है डेट में, डेट तो अच्छी बात है। डेट का मतलब ये है कि लोगों को इकोनॉमी के अंदर भरोसा है। वो डेट इसलिए ले रहे हैं ताकि उनको भरोसा है कि फ्यूचर में वो उस डेट को चुका देंगे। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। लोग आज इसलिए डेट ले रहे हैं, उनको लगता है कि हर महीने वो डेट चुका देंगे, हर 6 महीने में डेट चुका देंगे, हर साल में डेट चुका देंगे, 5 साल में, 10 साल में डेट चुका देंगे। अगर उनको भरोसा ही नहीं होता कि वो डेट चुका सकते हैं तो डेट लेते ही क्यों? एक और गवर्नमेंट का यह कहना है भाई वो डेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भूखे मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अभी आईएलओ का रिपोर्ट आया, आईएलओ के में रिपोर्ट में यह कहा गया, अगर आप इंडिया में ग्रेजुएट हो तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया। अनएजुकेटेड पर्सन में जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ओनली 2 to 3%। जबकि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, एजुकेटेड मतलब ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं मैं, 5 7वीं वाली बात, जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम से कम 25 से 30% की गई हुई है। तो डेट तो लेंगे ही, मजबूरी में करेंगे क्या? सरकार का कहने के नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, डेट का भी फर्क होता है। एक डेट होता है जो आप कोलैटरल दे के ले रहे हो,
आप जॉब करते हो, उसकी गारंटी पे ले रहे हो, आपके पास कोई जमीन जायदाद है, कागज है, कुछ ना कुछ उसके बेसिस पे ले रहे हो, वो सिक्योर्ड डेट होता है। और एक होता है पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। इंडिया में जो बैंकों का डेटा वो दिखाता है सबसे ज्यादा परसेंटेज इन अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का है। और ये लिया जाता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए। देखिए, अगर लोन लिया जा रहा है ना, आपने कोई दुकान खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, वो लोन लिया जा रहा है तो वो एक एसेट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो पर्सनल लोन लिए जाते हैं ना, ये सिर्फ कंजप्शन के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। पर्सनल लोन कार खरीदने के लिए नहीं होता, उसके लिए कार लोन होता है। पर्सनल लोन घर खरीदने के लिए नहीं होता, उसके लिए होम लोन होता है। पर्सनल लोन एजुकेशन नहीं, लोन नहीं है, उसके लिए एजुकेशन लोन होता है। पर्सनल लोन का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि अपना पर्सनल खर्चा, शादी ब्याह में खर्चा कर दिया, कपड़े खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए, उस तरह की मैं बात कर रहा हूं। तो पर्सनल लोन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर डेट, बिजनेस लोन वगैरह, ये सब आते हैं। तो डेट के नेचर से ही पता लगता है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। लेकिन हाउस होल्ड सेविंग जरूरी है। क्या बेनिफिट होता होता है हाउस होल्ड सेविंग का? देखिए, एक सिंपल सिंपल तौर पे मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो आप जान ही लोगे। जब हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग तो बैंकों में ही करेंगे। जब बैंकों में जाके हम लोग सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें लगता है कि बैंक से हमें रिटर्न मिलेगा। किस फॉर्म में? इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में रिटर्न मिलेगा। अब बैंक के पास खूब सारा पैसा है, जब सारे लोग बैंक में जाने लगेंगे पैसा देने के लिए, सेविंग के लिए, तो बैंक के पास पैसा हो जाएगा। बैंक इस पैसे को क्या करेगा? लोन के रूप में घुमाएगा, है ना। टाटा, बिरला, अंबानी, आम आदमी, किसी को मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, वो सब घुमाएगा। ये लोन बाद में घूम के बैंक के पास ही आता है। बैंक इनसे भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर लोग सेविंग नहीं करेंगे तो बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा। जब बैंक्स के पास पैसा नहीं आएगा या बहुत कम होगा, तो इस लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सोच के देखिए, मान लो मैं बैंक हूँ, मेरे खाते में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और मैंने किसी को देने हैं, तो सीधी बात, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। और अगर कि मेरे पास 10 लाख रुपए होते, 10 करोड़ रुपए होते, भरपूर पैसा होता, तो मैं उसको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकता था, क्योंकि इतना सारा पैसा है मेरे पास। तो बैंकों के पास जब पैसा कम होता है तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। और इसीलिए मार्केट में बिजनेस जो क्लास है वो लोन नहीं लेती। हाउस होल्ड कोई नहीं लेगा, हम होम लोन नहीं लेगा, कोई कार लोन नहीं लेगा, कोई एजुकेशन लोन नहीं लेगा। और जब ये लोन लेंगे ही नहीं तो भाई इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? तो इन अ सेंस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये सेविंग जरूरी है। यहां जब लोग सेविंग करेंगे तो बैंक तभी आगे लोन देंगे और तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। समझ रहे इस बात को? इस तरह से साइकिल चलता है। हालांकि इसका काउंटर भी होता है, लेकिन ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो हाउस होल्ड सेविंग्स बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक फंड उससे हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होते हैं, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो एसेट्स क्रिएट होते हैं बेसिकली। इंक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्राइव्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, दिस स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग रियल जीडीपी। जैसे मैंने आपको बताया, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ होगा। जो सेविंग होती है ना, ये बुरे वक्त में आपके काम आती है ना। बुरे वक्त में काम आती है। आप, जैसे कोविड आ गया, तो जिन लोगों के पास सेविंग थी उन्होंने तो अपना काम ठीक ठाक से चला लिया। जिनकी सेविंग नहीं थी, जो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम कर रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनके पास जॉब्स तो थी नहीं, सेविंग भी नहीं थी, तो परेशान होते रहे। यस। सेविंग के रिटर्न में लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं, कैपिटल गेन। अब जो लोग सेविंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो बैंकों में सेविंग करें, हो सकता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर रहे हो लॉन्ग टर्म, 10 साल 15 साल के लिए। जब वो बॉन्ड परचेज करते हैं तो भाई उनको बदले में इंटरेस्ट रेट मिलता है। और देखिए, सेविंग का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है? सेविंग का सीधा मतलब है भैया, आप आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हो, है ना। आप आज की करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में कंजम्पशन कर सको, ताकि आप फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट खरीद सको। आज मान ले मेरे को मोबाइल फोन खरीदना है, 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन आता है। अगर मैं अपनी उस मोबाइल फोन की जरूरत को 2-3 साल के लिए बंद कर, सेक्रीफाइस कर देता हूँ, तो 2026 में 27 में कुछ बेटर चीज परचेज कर सकता हूँ। मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बेसिकली। इसलिए लोग सेविंग करते हैं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है।
एसेट्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमी में। एसेट्स क्रिएट होते हैं तो फ्यूचर जनरेशन्स को रिटर्न मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, फ्यूचर जनरेशन को भी मिलते हैं। जब आप सेविंग करते हो ना, आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वेल्थ बढ़ जाती है। ये जो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो सेविंग करने के लिए क्या करें? मिनिमाइज द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मतलब जो मंथली खर्चे आपके होते हैं, जो साल भर के जो फिक्स खर्चे होते हैं, उनको कम से कम करिए। मतलब आप अगर डेट ले रहे हो, अगर आपके पास कर्जा चढ़ा हुआ है, तो महीने का आपको खर्चा, उसको ईएमआई देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप उसको कम करिए। ट्रैक यूर सेविंग रेट। आपको कैलकुलेट करना चाहिए भैया, कहाँ खर्चा करते हो, कितना करते हो, क्यों करते हो, इसमें से कहाँ कटौती हो सकती थी। अपने क्रेडिट कार्ड को जो है प्रॉपर तरीके से यूज करिए, है ना। टैक्सेस वगैरह को मिनिमाइज टैक्सेस बाय द मैक्सिमाइजिंग द डेट डेट रिटायरमेंट अकाउंट्स। जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, है ना, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ या कुछ और हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का, अगर आपने ले लिया, तो उससे आपकी जो है टैक्स जो है वो कम हो जाती है, आपकी सेविंग बढ़ जाती है। तो वहां पे सेविंग बढ़ जाती है आपकी, तो वो सब आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। ये क्यों बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि रिसेंटली देर इज अ केस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज। क्योंकि जो लाइंस बिछाई गई हैं, जिसे पावर लाइन आप कहते हो, ये पाइप जो पावर लाइंस बिछाई गई है ना, इनके चक्कर में क्या हो रहा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है, वो इनमें जाके फंस जाते हैं। क्योंकि उनका जो सामने वाला विजन होता है, जो आंख की रोशनी होती है, वो थोड़ी वीक होती है, साइड वाली स्ट्रोंग होती है। तो क्योंकि उनको सामने से तारे दिखाई नहीं देती हैं, तो इसमें फंस के वो मर जाते हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और गुजरात राजस्थान में ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहीं पे थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अब उस केस की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, दिस इज परहैप्स बिकॉज द राइट एंड द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट तो पहले से फंडामेंटल राइट था, तो उसके अंदर उन्होंने ये भी ऐड कर दिया। कौन से आर्टिकल का अंदर ऐड हुआ, याद रखना है, यूपीएससी में पूछेगा आपसे। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, विच इज राइट टू लाइफ। इन दोनों के साथ कनेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब तक हम लोग क्लीन, स्टेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल को अडेप्ट नहीं करेंगे, जब तक लोगों को क्लीन स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भैया राइट टू लाइफ और इक्वालिटी है। जैसे हम मान लो कहीं पे पोल्यूशन है, तो एक अमीर आदमी तो क्या करेगा, एयर प्योरीफायर खरीद लेगा, वाटर प्योरीफायर खरीद लेगा, उसको तो साफ हवा भी मिल रही है, साफ पानी भी मिल रही है। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो तो मर रहा है क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड है, हवा पोल्यूटेड है। तो इससे इक्वालिटी थोड़ी ना आएगी। अगर सबको क्लीन वाटर मिलेगा, सबको स्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो दैट विल एंश्योर इक्वालिटी ऑल ऑल ओवर द सोसाइटी। रिच, मीडियम, पुअर, सबको बराबर हवा साफ मिलेगी। तो राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। और ये कोई आम राइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे कोर्ट कह रहा है कि भाई ये सिर्फ राइट, ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन राइट भी है। ये और इंपॉर्टेंट चीज है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरकनेक्ट किया है ह्यूमन राइट को और इस एनवायरमेंट वाले फंडामेंटल राइट को। राइट टू हेल्थ, इंडिजेनस राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, राइट टू डेवलपमेंट, ये सब आपके ह्यूमन राइट भी हैं, और ये आपके एनवायरमेंटल राइट्स भी हैं। तो अ हेल्दी एनवायरनमेंट सेफ फ्रॉम ऑल इल इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज वाज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। याद रखना आपने इस चीज को। ठीक है, और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इंडिया को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर का यूज करना चाहिए। क्योंकि सोलर पावर का यूज करेंगे तो हम लोग कोल का यूज कम करेंगे, कोल का यूज कम करेंगे तो एनवायरमेंट कम पोल्यूटेड होगा, एंड इट विल एंश्योर राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कोल का जब हम लोग यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को एनहेंस करती हैं। तो उन्होंने दो तीन चीजें बोली हैं। जैसे एक तो कहा कि भैया कंट्री को सोलर पावर की जरूरत है, क्यों? वन, द कंट्री इज लाइकली टू अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। अगले 20 सालों में टोटल दुनिया का 25% डिमांड इंडिया से आने वाला है।
तो उसको तो हम लोग तभी तभी टैकल कर सकते हैं जब सोलर पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि कोल की कैपेसिटी अब बहुत ज्यादा आप आगे नहीं लेके जा सकते हो। पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है इस कोल वगैरह से। तो अगर साफ एनवायरनमेंट चाहिए, एनर्जी सोर्सेज, तो सोलर का यूज करना पड़ेगा। 3, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड द डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल। ये सब आपको यही कह रहे हैं कि देखो भाई, खतरा है आगे जनरेशन को, आज ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे सनलाइट काफी ज्यादा है इंडिया में। अरे 2-3 महीने की तो सर्दी होती है, उसमें भी धूप निकल जाती है। बाकी तो गर्मियां ही है इंडिया में। तो सनलाइट का हम यूज कर सकते हैं। और कल हम लोगों ने आर्टिकल किया था कि जो हम लोग सोलर पैनल्स के लिए जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। तो इंडिया में इंडिजेनस सोलर पावर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स, वेफर्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, अगर हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका सॉल्यूशन है सोलर पावर। और सोलर पावर के लिए इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और वो आत्मनिर्भर हम लोग तभी हो पाएंगे जब हम लोग ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स डाइट एंड द डायबिटीज। देखिए वैसे तो हमें पहले से पता ही था इस बात का, कोई ऐसी बात नहीं कि लोगों को नहीं पता, लेकिन अभी बहुत एक्सटेंसिव स्टडी हुई है। तो लैंसेट के अंदर दुनिया भर से हजारों लोगों के सैंपल्स लिए गए, और ये पाया गया कि भाई वो ऐसा क्या खाते हैं जिससे डायबिटीज 2 का खतरा उनको हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज का। दुनिया भर में ये देखा गया। और उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट पाया कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपका ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। ठीक है। और इसको कहा जाता है ग्लाइकेमिक इंडेक्स। ग्लाइकेमिक इंडेक्स मतलब ऐसे फूड्स जो आपकी कंज्यूम करने से आपकी यू नो ब्लड शुगर बढ़ता है। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स इज अ वैल्यू यूज टू मेजर हाउ मच स्पेसिफिक फूड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। तो इसको अगर आप 0 से 100 के बीच में रखते हो ना, तो कुछ फूड ऐसे हैं जो थोड़ा अच्छा रहते हैं, कुछ थोड़े ऐसे हैं जो कि आपका ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाते हैं बेसिकली। जैसे जो हाई कार्ब रिफाइंड कार्ब शुगर बेस्ड जो फूड्स होते हैं, वो आपका जो है जीआई इंडेक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन जो प्रोटीन फैट फाइबर बेस्ड फूड होते हैं, वो आपका ग्लूकोज ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। जैसे आपने मार्केट में जाके बर्गर खा लिया, आपने चाउमीन खा लिया, आपने सफेद चीनी बहुत ज्यादा खा ली, बहुत मीठा दूध आपने पी लिया, बहुत मीठी चाय आपने, तो जो चीनी बेसिकली वाइट रिफाइंड शुगर, ये सब रहते हैं ना, ये होते हैं खतरनाक वाले। क्या खाएं जिसके अंदर जीआई लेवल कम होता है, सेफ लिमिट में होता है? फ्रूट्स आप खाइए। आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैरेट, स्पिनच वगैरह ये सब खाइए। होल ग्रेन जो है क्विना, बार्ले, जो जैसे आजकल हम लोग मोटा अनाज मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स खाइए। लेग्यूम्स खाइए, दालें, चिकपी, किडनी बीन्स, ये सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया होता है खाने में, न्यूट्रिशन होता है बहुत ज्यादा। हालांकि एक्सपेंसिव होता है। जैसे मोबाइल फोन एक्सपेंसिव होते हैं जिनकी क्वालिटी बेटर होती है, वैसे ही फूड भी एक्सपेंसिव होता है जिसकी क्वालिटी बेटर होती है। मिलेट सस्ता नहीं आता है एज कंपेयर टू वीट। अगर आप देखो मार्केट से खरीदने जाओ, मिलेट थोड़ा महंगा ही होता है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट एनीवेज अगर आप मिलेट खा सकते हो तो मिलेट आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल लेवल ठीक ठाक है, आप मिलेट्स कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो वीट के साथ मिक्स करिए, वीट और मिलेट्स का आटा मिक्स करके वो रोटी खाइए, बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भैया मीट जितना कंज्यूम कर सकते हैं, लैम, पोर्क, ट्यूना, सैल्मन वगैरह, इनके अंदर जीआई इंडेक्स ना के बराबर होता है, 0 वैल्यू होती है इनकी ऑलमोस्ट। बिल्कुल भी ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ाते हैं, है ना। चिकन खाइए, टर्की, डक, गूज, अंडे वंडे खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स का भी यूज कर सकते हैं। आलमंड्स, वॉलनट, काजू, पिस्ता, बादाम, सब खाइए। थोड़ा कभी कभार पास्ता भी खा सकते हो। ठीक है, सीड्स खाइए, अर्ब्स खाइए, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सब ये सब बेटर फूड्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड्स हैं। तो स्टडी का यही कहना है कि देखिए,
जिन लोगों का बीएमआई थोड़ा ज्यादा होता है, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग अगर हाई शुगर, हाई कार्ब, रिफाइंड कार्ब वाले फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड खाने के बाद उनका बीपी बढ़ जाता है, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो कि टाइप टू डायबिटीज को कर सकता है। हालांकि टाइप टू डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ फूड का फैक्टर नहीं होता है, हेरिडिटरी भी होता है। लेकिन हेरिडिटरी के साथ साथ अगर आपकी फूड हैबिट्स खराब है तो टाइप टू डायबिटीज ऐसा हो सकता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बात किया है। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और तो लो जीआई फ्रूट्स जिनमें ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, हाई जीआई फ्रूट जिनकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है। शुगर, स्वीट एंड ड्रिंक, आप आइसक्रीम खाते हो ना, बड़ा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक, वो सब इसके अंदर आ गया। वाइट पॉलिश्ड राइस, ये भी बढ़ाता है, क्योंकि जो ये व्हाइट पॉलिश राइस होता है हमारी बॉडी में बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। आप एकदम से एनर्जेटिक फील करते हो, और इसलिए आपका ब्लड शुगर एकदम से जो है वो पीक कर जाता है। पोटैटोज वगैरह थोड़ा कम ही खाया करो भाई, ठीक है, मोटापा आएगा फालतू में, और ब्लड शुगर होगा अलग से, और टाइप टू डायबिटीज होगा अलग से। प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीज़ों को, ठीक है। व्हाइट ब्रेड ना ही खाएं तो अच्छा है। हमारे देश में जिस तरह का व्हाइट ब्रेड बनाया जाता है उसके अंदर कैरेमल का बहुत यूज करते हैं, और जो फूड कलरिंग होती हैं, फूड कलरिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये ऐसी फूड कलरिंग है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बैन है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिकती हैं। तो भाई जब एक कंट्री में बैन है, इसका मतलब वो अनहेल्दी है। आप इंडिया में उसको अलाउ कर रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ अचानक से हेल्दी थोड़ी हो जाएगी। जो वहां पे अनहेल्दी है तो यहाँ पे भी अनहेल्दी है। तो इन चीज़ों को तो कम ही खाएं, बर्गर शर्गर है ना, ये कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। घर का खाना खाएं, सात्विक फूड खाएं, बढ़िया मजे करें, ठीक है। चलिए, उसके अलावा द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव इज दिस, इट इज कमिंग फ्रॉम द सोलर एक्लिप्स। तो अमेरिका में लोग काफी खुश थे, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सोलर एक्लिप्स देखा गया था। इंडिया में भी था सोलर एक्लिप्स, लेकिन कंप्लीट नहीं था। तो सोलर एक्लिप्स बेसिकली होता क्या है? सोलर एक्लिप्स इज नथिंग बट अ शैडो ऑफ मून ओवर द सन। जब अर्थ के बीच में और सन के बीच में मून आ जाता है, तो ये सन की सनलाइट को कर लेता है ब्लॉक, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर शैडो पड़ता है मून का। अब डिपेंड करता है कि आप अर्थ पे कहाँ हो। कहीं पे आपको फुल एकदम कंप्लीट एक्लिप्स देखने को मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये शैडो होती है, जो कि सन को ब्लॉक कर देता है। तो इसी को बेसिकली कहते हैं हम लोग सन एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है, व्हेन मून पासिस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। एज पर नासा ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम द स्काई विल डार्कन, ऑफ कोर्स दिन में ही रात हो जाती है, रिजेंबलिंग द ऑनसेट ऑफ द डॉन और डस्क, ऐसा लगता है जैसे सुबह हो गई है, शाम हो रखी है, ऐसा ऐसा लगता है जब ये सब होता है। तो जब ये सोलर एक्लिप्स कंप्लीटली होता है, तो इस तरह से आपको थोड़ी पिक्चर नजर आती है, ठीक है। तो उसे जैसे एक हलो होता है ना, जो सन के चारों तरफ जो है, जो सन का कोरोना होता है बेसिकली, ठीक है, इसे कोरोना बोलते हैं, कोरोना आपको दिखाई देता है। सोलर एक्लिप्स जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो जाता है बेसिकली दिन के टाइम पे, जब सोलर एक्लिप्स होता है हल्का सा टेम्परेचर आपका कम हो सकता है। अ, और स्टार्स आपको दिखाई देने लगते हैं दिन में ही, बोलते हैं ना दिन में तारे दिखा दूंगा, तो दिन में तारे दिखाने का मतलब ये भी, जब सोलर एक्लिप्स होता है कंप्लीट वाला, तो दिन में तारे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो तीन तरह का होता है बेसिकली, एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, ये वाला देखिए फर्स्ट वाला टोटल हो गया, जिसमें पूरी तरह से सन आपका जो है वो ढका होता है, ऊपर से जो आपको लाइट थोड़ी दिखाई देती है, इसे कोरोना कहते हैं। दूसरे केस में जो है इसे बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसमें सन से मून थोड़ा सा दूर होता है, उतना पास में नहीं होता है। इस टोटल वाले में काफी पास होता है, ठीक है। तो एक वो पूरा केस है, तो इसको बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स इस तरह से। और तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं पार्शियल, ठीक है। तो जी वो आधा हिस्सा ही ढका होता है, जो शेडो होती है, इसे आप लोग पार्शियल कह सकते हो। सनलाइट इसमें भी कम होती है, टेम्परेचर तीनों में ही कम होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो जो सन का जो डार्केस्ट पार्ट होता है उसे उम्रा कहते हैं, उम्रा। चलिए, वाई हैव मदरसाज बीन इन द स्पॉटलाइट इन द उत्तर प्रदेश? ब्रीफली आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, क्योंकि वैसे भी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हल्का सा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बात यह है कि कुछ साल पहले, ठीक है, यूपी के अंदर 2004 के अंदर एक एक्ट लाया गया था, और उस एक्ट के अंदर मदरसाज और संस्कृत स्कूल्स को ओपन करने की बात हुई थी, ठीक है। फर्क ये था कि जो संस्कृत स्कूल्स वगैरह हैं, या क्रिश्चियन स्कूल्स या वो सब हैं, उनको जो रेगुलेट करेगी बॉडी वो थी यूपी का एजुकेशन बोर्ड।
लेकिन मदरसाज को जो रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई, वो दी गई किसको? वहां के माइनॉरिटी बोर्ड्स को। ये फर्क था। अब क्योंकि वो माइनॉरिटी बोर्ड्स के अंदर में है, इसीलिए उनका सिलेबस और उनका कोर्स वो सब प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मदरसाज में सेकुलर एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं है। रिलीजियस, देखो वैसे तो रिलीजियस ही इंस्टीट्यूशंस हैं ये, लेकिन उसके अंदर कुछ सेकुलर चीजें जैसे साइंस पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, वो सब भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि यूपी के एजुकेशन बोर्ड के अंदर में नहीं थे, तो इनको ज्यादा उस तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया। तो मामला पहुंचा जब हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई क्यों, तो ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। उनका कहना है कि दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल्स, जैन स्कूल्स और माइनॉरिटी मदरसा स्कूल्स को इक्वल ट्रीट नहीं किया गया है। अब ये फिर मामला गया हुआ है कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। ठीक है, स्टे लगा दिया है, अगली डेट दे दिया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब देखते हैं तारीख पे तारीख कब तक चलेगा। ठीक है, कई हजार मदरसाज हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके अंदर कई हजार लाख स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, अपनी रिलीजियस एजुकेशन। और कोर्ट ने ये भी कहा, हाई कोर्ट ने, कि ये जितने बच्चे मदरसाज में पढ़ते हैं इनको यहाँ से हटा के इनको नॉर्मल स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डाल दिया जाए, जहाँ पे साइंस पढ़ाया जा रही है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, वो सब करके। क्योंकि यहाँ से जब बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं मदरसा से, तो उनकी एजुकेशन को ग्रैब करने में उसको थोड़ा काफ़ी टाइम समय बच्चों को लग जाता है, बहुत बार नहीं भी कर पाते हैं। और यूपी सरकार का यह भी कहना था कि इन मदरसाज को बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग मिल रही है। हालांकि ऐसे कोई भी सबूत, एविडेंस सरकार ने नहीं दिया है, बोलने में क्या जाता है। तो ये बेसिकली सरकार ने यहाँ पे बात कही है। चलिए, तो जो मैंने आपको बताई है बेसिकली वही यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया में जो सेकुलरिज्म, तो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो मदरसा एक्ट है 2004 वाला, यूपी का एजुकेशन एक्ट, दिस इज अगेंस्ट द सेकुलर वैल्यू ऑफ इंडिया। सेकुलर वैल्यू ये कहती है कि कोई, अच्छा, कोर्ट ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। कोर्ट ने ये कहा कि जब स्टेट किसी, पहले तो उन्होंने कहा कि स्टेट किसी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंडिंग नहीं दे सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप फंडिंग दे भी रहे हो, तो वहां की एजुकेशन सेकुलर होनी चाहिए, रिलीजियस नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसके ऊपर रोक लगाई है, देखते हैं क्या होगा। बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होगा जब भी ये होगा। किस तरह से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैंडल हो सकते हैं, कैसे उनकी फंडिंग होगी, स्टेट का क्या रोल होगा, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन को डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोडन किया जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब भी होगा, फिलहाल तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। तो इंडिया में आर्टिकल 14, 15, सॉरी 15, 16, 25, 27, 28, 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 325 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, चलो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये आज का एडिटोरियल है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भैया अप्रैल का जो महीना है ना, अप्रैल और मई, तो इसमें थोड़ा बच के ही रहना है। क्यों बच के रहना है? क्योंकि गंदे वाली, बहुत जबरदस्त वाली हीट वेव यहाँ पे चलने वाली है। एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स, मोस्टली स्टेट्स में इंडिया में भयंकर लू चलेगी, हीट वेव चलेगी, तो थोड़ा बच के रहना है। क्यों बच के रहना है? देखिए, तो भाई लोकसभा इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैसे बेंगलुरु वगैरह में अभी से वाटर क्राइसिस चल रहा है, अभी तो पूरी गर्मियां पड़ी हुई हैं, आगे जाके क्या हाल होगी वो तो भगवान ही मालिक है। तो एक तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वाटर क्राइसिस, और जल बिना सब सून, पानी नहीं है तो सब कुछ सूना सूना है। उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो आम आदमी को हर तरफ से मार पड़ेगी। अब आम आदमी की बात, एसी एसी तो नहीं है, एयर कंडीशन तो नहीं है, गर्मी बढ़ेगी, वो तो बेचारा गर्मी से अलग से मरेगा। पानी उसके पास है नहीं, क्योंकि खरीद नहीं पाएगा। बेंगलुरु में पानी की बोतल जो है वो 150 रुपए तक की बिक रही है, पता है आपको? 150 रुपए की, 20 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है वहाँ। गरीब आदमी वो पानी भी नहीं खरीद पाएगा, घर में एयर कंडीशनर नहीं चला पाएगा, और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो खाना भी नहीं खा पाएगा। तो इसीलिए इसको एड्रेस करना जरूरी है। जब बहुत ज्यादा हीट वेव होगा तो इससे क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हुई, प्रोडक्शन कम होगी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दैट इज गोइंग टू बी हैम्पर्ड। अब उससे क्या होगा? तो जब डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। आप घर से बाहर तो काम नहीं, जो जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, वर्कर्स हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, वो तो बाहर काम नहीं कर पाएंगे।
दिन में। बाहर काम करने जाएंगे तो डेथ समझो, क्योंकि टेम्परेचर 45 डिग्री गया हुआ है, 46 डिग्री गया हुआ है। तो बिजली की प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम, लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, पानी नहीं है, सब चीजें बड़ी गंदी होने वाली है जब तक मानसून नहीं आता है। तो अप्रैल में, जून में तो खैर इंडिया में मानसून आ जाता है शुरुआत वाले पार्ट में ही, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन ये 2-3 महीने, 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा। खासकर जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए तो बहुत डेंजरस है। तो प्लेसेस अ प्रीमियम ऑन द एक्सेस टू क्लीन कूल वाटर, इंडोर वेंटिलेशन, इंडोर बाथरूम, है ना। मतलब ये सारी चीजें लग्जरी हो जाती हैं। लग्जरी, ठंडा पानी आपके लिए लग्जरी हो जाता है, इंडोर वेंटिलेशन, है ना, सबके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं पावर प्लांट्स की, तो इंडिया में मोस्टली जो पावर प्लांट है वो कोल कोल पावर प्लांट है। आप यहाँ पे देखिए जरा, द चार्ट शोज द एवरेज इवनिंग पीक आवर डिमांड मेट इन द मार्च इन गीगावाट ओवर द ईयर्स। ये मार्च के महीने की बात कर रहे हैं कि जब मार्च में बिजली की खपत, आप देख सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्च के महीने में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो का डिमांड वो बढ़ती ही चली जा रही है। 2013 में इट वाज ओनली 114 गीगावाट इन द पीक आवर डिमांड, और 2014 में दिस इज 190। 10 सालों में कितना ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ गई है पीक आवर्स में, इन मार्च के महीने में। तो इस साल भी बढ़ेगा, है ना। तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि कोल को स्टोर करना इजी होता है, इंडिया में लोकल प्रोडक्शन भी होती है। तो ये जो पीक पावर डिमांड है, जैसे मान लो आपके चलिए दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक, आप मान के चलिए, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है, सबसे ज्यादा, है ना। तो ये जो पीक आवर्स में ये बिजली कहाँ से आएगी? ये बिजली कोल से आती है, ये सोलर से नहीं आती, ना ये विंड से आती है। सोलर और विंड से बिजली तब आपको मिलती है जब नॉर्मल डिमांड होती है। जब इस तरह की पीक डिमांड होती है ना, तो फिर कोल ही आपकी हेल्प करता है। कोल बढ़ से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट हम लोग जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, लेकिन डेटा तो कुछ और दिखा रहा है। डेटा दिखा रहा है कि 2022-2023 में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो शेयर है दैट इज ओनली 25%। मतलब आज भी 70 से 74% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में वो कोल से आ रही है। खासकर पीक आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीक आवर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई हम लोग नेट जीरो अचीव करें, ऐसे नेट जीरो अचीव थोड़ी होगा। तो पिछला मार्च भी अगर आप देखें, लास्ट ईयर का मार्च भी देखें, दैट वाज द हॉटेस्ट मार्च, वार्मेस्ट मार्च इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन इंडिया। और ये इस मार्च की हालत उतनी ज्यादा खराब तो नहीं थी खैर, लेकिन अप्रैल और मई ये बहुत हालत खराब होने वाली है, हीट वेव चलने वाली है। पिछली मार्च में क्या हुआ था? एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, absence of western disturbance, and very less amount of प्री मानसून रेनफॉल, खासकर इन सेंट्रल इंडिया में, मिड मार्च वगैरह के अंदर वो सब। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखा गया था पिछले साल। इस साल ये हालत आपकी अप्रैल और मई के महीने में हो सकती है, ऐसा आईएमडी का कहना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे आप हीट वेव के बारे में पढ़िए, ठीक है, आप एल नीनो का टेम्परेचर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में पढ़िए। इस हीट वेव के रीजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से एरियाज इम्पैक्ट होते हैं ज्यादातर हीट वेव से इंडिया में, हीट वेव का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमी, क्लाइमेट, हेल्थ, वो सब आप यहाँ पे पढ़िए। ये सब चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी अपने पास हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।